नमस्कार साथियों, विकास की अवस्थाओं की यात्रा को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और पिछली कक्षा में हमने जो शैशव अवस्था और पूर्व बाल्यावस्था के बारे में जाना था, समझा था, उसी यात्रा को आगे ले जाते हैं और बाकी की जो दो अवस्थाएं हैं, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था, उनके बारे में जानते हैं। हालांकि मैं एक बार पुनः दोहरा दूं कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, रीट की परीक्षा के दृष्टिकोण से जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं वो है शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। किशोरावस्था से ज्यादा सवाल रीट में नहीं आते। यही तीन अवस्थाएं हैं जिनसे ज्यादा सवाल आते हैं। तो अब बात करते हैं हम उत्तर बाल्यावस्था की। उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था जो है लेटर चाइल्डहुड, और उत्तर बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष। वास्तविकता यह भी है कि जिसको हम बाल्यावस्था की विशेषताएं बोलते हैं, स्पेसिफिकली जब हम कभी कहें कि निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता है, तो वहां पर हमें उत्तर बाल्यावस्था की विशेषताओं को ही ध्यान में रख के हमारे प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। आइए अब इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम उत्तर बाल्यावस्था के भी कुछ महत्वपूर्ण नामों को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सीधे सीधे नाम से भी प्रश्न आ जाता है। यहां इन नामों को जानने की प्रक्रिया में हम पूर्व बाल्यावस्था वाले रिवाइज भी करते हुए चलेंगे। देखो, पूर्व बाल्यावस्था को नाम दिया था सबसे पहले खिलौनों की अवस्था, खिलौनों से खेलने की अवस्था। इस अवस्था को कहा जाता है खेलने की अवस्था। खिलौनों से खेलने की नहीं, खेलने की अवस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था कहलाती थी टॉय एज, ये अवस्था कहलाती है प्ले एज। प्ले एज। अब इसको प्ले एज क्यों कहते हैं? क्योंकि वाइगोत्स्की ने कहा है कि प्ले का मतलब एक ऐसी सामूहिक गतिविधि से है जिसमें कोई कल्पना का प्रादुर्भाव हो और जिसके कुछ नियम कायदे हों। ये याद रखना, सबसे जरूरी खेल उसको कहा जाता है जिसमें कुछ नियम कायदे हों। छोटे बच्चे कुछ गुड्डे गुड़िया का खेल खेलते हैं, उसका कोई नियम नहीं होता, लेकिन बड़े बच्चे चाहे कबड्डी खेलो, चाहे खो खो खेलो, ये ऐसे खेल जब खेलते हैं, क्रिकेट खेलो, तो कुछ अपने नियम बनाकर खेलते हैं। तो इसीलिए इसे खेलने की अवस्था कहते हैं, नंबर एक। नंबर दो, इसे कहा जाता है, उसे कहा जाता था प्री स्कूल एज, विद्यालय पूर्व अवस्था। यह कहलाती है विद्यालय की अवस्था, क्योंकि बच्चा फॉर्मली अब विद्यालय में, औपचारिक रूप से विद्यालय में जाने लग जाता है। तो यह है विद्यालय की अवस्था, स्कूल एज इसका नाम है। स्कूल एज, विद्यालय की अवस्था। यह विद्यालय की अवस्था है, बच्चा विद्यालय जाएगा और विद्यालय जाएगा तो नए नए दोस्त बनेंगे, उसके नए दोस्त बनेंगे तो उसके विचारों पर उस चीज का प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इसको टोली अवस्था, समूह अवस्था भी कहते हैं। समूह, टोली, दल अवस्था, कुछ भी नाम दिया जा सकता है हिंदी में, ठीक है। अंग्रेजी में नाम सिर्फ एक रहेगा और वो है गैंग एज। गैंग एज, ठीक है। समूह, टोली, दल अवस्था, गैंग एज। फिर इसके लिए एक नाम और इस्तेमाल होता है। वो नाम इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि इस अवस्था में बच्चा स्कूल जाने लग गया, समूह, टोली, मां बाप के लिए अब बच्चा समस्या उत्पन्न नहीं करता, अब बच्चा एक तरह के उत्पात मचाने लग जाता है। तो इसीलिए मां बाप के दृष्टिकोण से इसे कहते हैं उत्पाती अवस्था। उत्पाती अवस्था। उत्पाती का मतलब ट्रबलसम एज। बच्चा उत्पात मचाता है और उत्पात मचाकर वो परेशान करता है, मार पीट के आ जाएगा, लड़ कूट कर आ जाएगा किसी को। तो इस तरह के उत्पात वो बच्चा मचाता है, इसलिए इसको उत्पाती अवस्था कहते हैं। अब जो मार पीट कर आएगा वो कपड़े भी फाड़ फूड़ के आ जाएगा, कभी गंदा होके आ जाएगा, कभी मिट्टी में लोटपोट होके आ जाएगा। इसीलिए इस अवस्था को डर्टी एज भी कहते हैं। डर्टी एज मतलब गंदी अवस्था। अब अवस्था गंदी नहीं होती,
अवस्था में बच्चा गंदगी में रहना पसंद करता है, तो इसीलिए इसे गंदी अवस्था भी कहते हैं। डर्टी एज। डर्टी एज जब कह रहे हैं, आपने देखा होगा अपन जब बच्चे थे क्या करते थे, ऐसे टायर चलाते रहते थे, खेलते खेलते कीचड़ में बॉल गिर जाती थी, उस बॉल को उठा लेते थे, फिर उस बॉल से वापस खेलने लग जाते थे। वो कीचड़ हाथ में लगा हुआ सूख गया है, उन्हीं हाथों से पानी पी लिया अपन ने, मतलब एकदम गंदगी में रहते थे, तो इसीलिए इसे गंदी अवस्था भी कहते हैं। और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे एक क्रिटिकल या नाजुक अवस्था भी कहा है। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, ये नाजुक शब्द सुनते ही आपको थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, होना भी चाहिए, सही हो आप कि साहब नाजुक अवस्था तो हमें शैशवावस्था को कहना चाहिए क्योंकि शारीरिक रूप से बच्चा नाजुक होता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल अपनी जगह सही हो, लेकिन यहां पर इस अवस्था को शारीरिक शक्ति के दृष्टिकोण से नाजुक नहीं कहते, इस अवस्था को नाजुक कहते हैं अभिप्रेरणा के दृष्टिकोण से, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि उपलब्धि अभिप्रेरण इसी अवस्था में जन्म लेता है। तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है? उपलब्धि अभिप्रेरण के दृष्टिकोण से नाजुक अवस्था। क्रिटिकल एज। और क्रिटिकल एज किस दृष्टिकोण से? उपलब्धि अभिप्रेरण के दृष्टिकोण से। अब आप कहेंगे साहब ये उपलब्धि अभिप्रेरण क्या होता है? उपलब्धि अभिप्रेरण का मतलब होता है अचीवमेंट मोटिव। अचीवमेंट मोटिव वो अभिप्रेरण होता है जो मनुष्य को प्रेरित करता है जिंदगी में कुछ ही उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए, किसी चीज को अचीव करने के लिए। और ये चीज, ये कंपटीशन की भावना, ये चीजों को अचीव करने की भावना कब व्यक्ति में जागती है? जब वो विद्यालय में होता है। विद्यालय में टीचर ने कहा एक क्वेश्चन देके कि बताओ भाई सबसे बढ़िया स्टूडेंट कौन है जो इस क्वेश्चन का सही जवाब देगा, तो बच्चे के अंदर एक इच्छा जागती कि मैं इस क्वेश्चन का जवाब देके बेस्ट स्टूडेंट बनूं। और इसीलिए इस अवस्था को उपलब्धि अभिप्रेरण की अवस्था या उपलब्धि अभिप्रेरण के दृष्टिकोण से नाजुक अवस्था भी कह देते हैं। तो ये कुछ नाम है उत्तर बाल्यावस्था के जो आपको जानने चाहिए। वैसे मनोवैज्ञानिकों ने उत्तर बाल्यावस्था के लिए एक शब्द प्रयोग किया है। हमने वहां पर एक कथन देखा था क्रो एंड क्रो का कि 20वीं सदी को बालकों की शताब्दी कहा गया है। एक चीज आप याद रखिएगा कि जो ये 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है, इस अवस्था में 6 से 9 वर्ष का जो काल है, इस 6 से 9 वर्ष के काल को कहा जाता है संचयन काल। संचयन काल यानी कि कंजर्वेशन एज। कंजर्वेशन पीरियड कह दो, एज कह दो, एक ही बात है। और 9 से 12 वर्ष की जो अवधि इसमें होती है, उस अवधि को कहते हैं परिपाक काल। कंसोलिडेशन एज। संचयन का मतलब, ये चीज याद रखिएगा, हमने पूर्व बाल्यावस्था में भी लिखा था कि विकास अब मंद गति से होने लग जाता है, लेकिन यहां तो वाकई में गति मंद हो जाती है, मंथर हो जाती है, शिथिल हो जाती है। और इसीलिए 6 से 9 वर्ष तक तो संचयन काल कहा गया है, और 9 से 12 वर्ष की अवधि को कहा जाता है परिपाक काल। वो समय जब बालक के अंदर जो शारीरिक विकास, मानसिक विकास अब तक हुए हैं, उनको वर्तुलाकार विकास की प्रक्रिया का सिद्धांत जो है उसका पालन करते हुए शरीर सुदृढ़ करे, मजबूत करे, कंसोलिडेट करे। इसीलिए इस अवस्था को 9 से 12 तक क्या कहा जाता है? कंसोलिडेशन पीरियड। अब के अगर कोई प्रश्न आ जाए कि कंसोलिडेशन पीरियड किस अवस्था का भाग है, तो कंसोलिडेशन पीरियड भाग है आपके, बोलिए, उत्तर बाल्यावस्था का, या फिर यूं कहूं कि बाल्यावस्था का। अब आइए उत्तर बाल्यावस्था की कुछ विशेषताओं को जानने की कोशिश करते हैं। उत्तर बाल्यावस्था की
विशेषताओं को जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता, सबसे इंपॉर्टेंट विशेषताओं में से एक कि अब शारीरिक विकास जो है अपेक्षाकृत मंद गति से होता है। यहां पर वाकई में वो गति मंद दिखने लगती है, गति से होता है। बालक विद्यालय में जाता है, विद्यालय में उसको मिलता है समूह, और समूह से वो बड़ा प्रभावित होता है। उसको उसके दोस्त बड़े अच्छे लगते हैं। उसको माँ बाप से अब इतना प्यार नहीं होता जितना उसको उसके दोस्तों से होता है। दोस्तों के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो यहां पर समूह की प्रवृत्ति का विकास होता है। समूह की प्रवृत्ति का विकास, समूह के कारण ही उसमें बहिर्मुखी प्रवृत्ति आ जाती है। बच्चा बहिर्मुखी हो जाता है। बहिर्मुखी प्रवृत्ति मतलब एक्सट्रोवर्ट। समूह के साथ खेलते हैं, समूह के साथ खेलते हैं। पहले बच्चा अकेला खेल रहा था, देखो अब कैसे खेलता है, वो समूह के साथ खेलता है। समूह के साथ खेलते हैं और खेल के नए नियम बनाते हैं। आपने भी अक्सर क्रिकेट वगैरह खेला होगा, तो ऐसे नियम बनाते होंगे कि भाई देखो दे दीवार का डायरेक्ट जाता ही आउट है, फलाने जी के घर पे लग गई तो आउट है, नाली को पार करते ही चौका हो जाएगा, है ना, वन टिप वन हैंड आउट है। तो ये जितने भी नियम है ये व्यक्ति अपने हिसाब से बनाता है इस वक्त, और उन नियमों का पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पालन करता है। समूह के सदस्यों द्वारा स्वीकृति के लिए लालायित रहते हैं। ये बात याद रखना, बच्चे अक्सर ऐसी जिद करते हैं कि मम्मी मेरे को मेला दिखाने ले चलो। मम्मी कहती है नहीं जाएंगे। अरे मेरे सारे दोस्त उनके आप लेके जा रहे हैं, आप क्यों नहीं लेके जा रहे हो? उसके लिए मेला देखना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि सारे दोस्त देख कर आ गए हैं और मैं नहीं देख के आया, तो ये मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या बोलेंगे, ये मेरे को ग्रुप आउट कर देंगे। तो ग्रुप के दोस्तों के बीच में वो बराबर का माहौल बना रहे, इसलिए आप चाहते हो वो सारी गतिविधियां हो। जैसे पहले एक शक्तिमान नाम का एक नाटक आता था, आप लोग अगर देखते हो तो उस सीरियल को, उस नाटक को अक्सर लोग दूसरों के घरों पे जाके, क्योंकि टीवी बहुत कम घरों में होता था, हम कई अंकल जी के किसी के घर पे जाके देखते थे। अब वो क्यों देखते थे? इसलिए नहीं देखते थे कि शक्तिमान देखना पसंद था, इसलिए देखते थे कि जो साथ के दोस्त हैं वो सब संडे को देखेंगे, वो मंडे को स्कूल में आकर इस बारे में बात करेंगे कि ये हुआ था न वो हुआ था, और अपन वहां पर चुप रहेंगे तो अपनी क्या इज्जत होगी अपने दोस्तों के बीच में। तो इसीलिए समूह के सदस्यों द्वारा वो हमेशा ये चाहता है कि उसको एक स्वीकृति मिलती रहे, और वो इसी के लिए प्रयास करता है। और इसी पॉइंट पर यहां पर इस अवस्था की एक और विशेषता सामने आती है, और वो ये कि समूह में रहने के कारण बच्चे में लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। झगड़ने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अब यहां पर मैं आपको एक रीट का क्वेश्चन बताता हूं, जो रीट में पूछा था। उन्होंने क्वेश्चन में बड़ा जबरदस्त ट्रिक करने की कोशिश करी, और रीट वालों ने पूछा कि इस अवस्था में बच्चा अपने समूह के लोगों से लड़ने लग जाता है। तो बच्चे इससे पहले जो जब ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो बच्चों को ये ध्यान था कि यार लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति तो बढ़ जाती है, तो हो सकता है समूह के लोगों से ही लड़ने लग जाता होगा। जबकि ये स्टेटमेंट गलत था, क्योंकि बच्चा लड़ता तो है,
समूह के लिए नहीं लड़ता, समूह वाले लोगों से नहीं लड़ता, समूह के लिए दूसरों से लड़ जाता है। तो समूह के लिए दूसरों से लड़ जाना, दूसरों से लड़ जाना, बाकियों से लड़ने की प्रवृत्ति समूह में रहने के कारण, समूह के लोगों के साथ रहने के कारण आ जाती है। तो दूसरों के लिए से लड़ जाता है, वो किसके लिए? समूह के लिए। यहां आपने एक दंगल पिक्चर की फिल्म देखी हो, तो दंगल में वो जो बच्ची जो होती है, वो दो लड़कों को पीट के आ जाती हैं, उनके पिता उनसे कहते हैं कि छोरियों तुमने क्यों मारा इन छोरों को? तो वो बोलती है, बोले बबीता न कुछ ही कह रहा था, मैंने कमी नहीं, मैंने भी दर्दी दो चार। उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि मुझे कुछ कहा उसने, इंपॉर्टेंट क्या है उसके लिए कि इसने मेरी दोस्त को या मेरी बहन को कुछ कहा। और ये जो प्रवृत्ति है लड़ने झगड़ने की समूह के लिए, ये इस अवस्था में होती है, और इसी कारण उत्पाती अवस्था इसे कहा गया है, इसी कारण इसे गंदी अवस्था भी कहा गया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इस अवस्था की एक और खासियत है कि इस अवस्था में बालक जो है उसमें संग्रहण की प्रवृत्ति बढ़ती है। संग्रह करने की प्रवृत्ति का विकास। संग्रह करने की प्रवृत्ति मतलब जैसे बच्चे इस अवस्था में करते हैं ना, अब छोटी छोटी जो बच्चियां होती है वो गट्टे इकट्ठे कर लेती हैं, बच्चे जो होते हैं वो कोई डाक टिकट इकट्ठे करते हैं, कुछ बच्चे इस अवस्था के अंदर ये अपने कंचे इकट्ठे करते हैं। हम गांव में थे तो वो बजरी का जब कोई ट्रक या कोई ट्रैक्टर आके अनलोड होता था तो उस बजरी में चुगने लग जाते थे कि इसके अंदर से शंख निकलेंगे, और हम शंख इकट्ठे करने लग जाते थे। तो इस तरह से संग्रह करने की प्रवृत्ति जो है बच्चों में होती है। डाक टिकट बोल दो, डाक टिकट के अलावा और क्या कह सकते हैं अपन? कंचे, स्टैंप आदि। तो इस तरह की चीजें बच्चे इस अवस्था में इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं, और यही संग्रहण करने की प्रवृत्ति इस अवस्था में पाई जाती है। इस अवस्था में बालक इधर उधर घूमते रहते हैं। समूह सॉरी जो ये दोस्त हैं इनके, इन दोस्तों के साथ समूह के साथ घूमेंगे तो यहां पर निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति बड़ी बढ़ती है। कौन सी प्रवृत्ति? निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति और नई खोज करने की प्रवृत्ति। दोस्तों के साथ इधर उधर घूम गए, कोई यार वहां पर देख उस टीले पर चलते हैं, आज अपने में से कौन चलेगा, अरे कूद गए दोस्तों के साथ टीले पे। तो नई खोज करने की प्रवृत्ति भी इस अवस्था में आती है। नई खोज करने की प्रवृत्ति, ठीक है। नई खोज करने की प्रवृत्ति इस अवस्था में देखने को मिलती है। निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति इस अवस्था में देखने को मिलती है। इस अवस्था के अंदर एक और चीज है जो आपको याद रखनी है, और वो ये है कि काम प्रवृत्ति की सुसुप्तावस्था की अवस्था है ये। देखो, काम प्रवृत्ति की तीव्रता कब थी? शैशवावस्था में। काम प्रवृत्ति की सुषुप्तावस्था कब आएगी? उत्तर बाल्यावस्था में या बाल्यावस्था में। और काम प्रवृत्ति की परिपक्वता की, पूर्णतः परिपक्वता की अवस्था कौन सी हो जाएगी? अगली अवस्था किशोरावस्था। तो इसको काम वासना की सुप्तावस्था या काम प्रवृत्ति की सुसुप्तावस्था भी कहते हैं। कि सुप्तावस्था, लेटेंट स्टेज। और इसी लेटेंट स्टेज के कारण बालक का या बालिकाओं का विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण नहीं होता, विकर्षण होता है। लड़के अक्सर लड़कों के साथ ही खेलना पसंद करते हैं। कोई लड़की उड़की उनसे बात करे तो हट बैठ मरजा, कौन है तू, हट नहीं बात करेंगे तेरे से। तो इस तरह के जो होते हैं चिढ़ते हैं बालक इस अवस्था में। तो इसीलिए इस अवस्था की इस विशेषता को याद रखिए कि लड़के लड़कों के साथ खेलना पसंद करते हैं और लड़कियां लड़कियों के साथ, आपस में खेलना पसंद नहीं करते। लड़कों के साथ
खेलते हैं, लड़के लड़कों के साथ खेलते हैं। इसीलिए इस अवस्था में समलैंगिक भावना या फिर समलैंगिक जो लगाव है वो देखने को मिलता है। समलैंगिक लगाव, ठीक है, आई बात समझ में, ये पॉइंट क्लियर है। एक चीज और देखिएगा, इस अवस्था में बालक में आत्मनिर्भरता का भाव जाग जाता है। आत्मनिर्भरता का भाव, आत्मनिर्भरता का मतलब वो अपने सारे काम अब स्वयं करने लग जाता है। पहले वो परनिर्भर था, दूसरों पर निर्भर था। पूर्व बाल्यावस्था में भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी, जैसे जूते की लेस बांधना, ऐसे काम तो वो नहीं कर पाता था इस अवस्था में भी। लेकिन जब वो उत्तर बाल्यावस्था में आ जाता है तब वो एक तरह से आत्मनिर्भर हो जाता है। तब उसे लगता है कि यार मैं अपने काम अब स्वयं कर सकता हूं, व्यक्तिगत जिम्मेदारियां निभाने लग जाता है वो, और इस कारण उसे यह लगने लग जाता है कि मैं बड़ा हो गया हूं। उसे क्या लगने लग जाता है कि मैं बड़ा हो गया हूं। अब आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि बच्चे को जो ये लग रहा है कि मेरे अंदर आत्मनिर्भरता आ गई है, मैं जो बड़ा हो गया हूं, क्या ये सही बात है? क्या सच में ही वो बड़ा हो जाता है? नहीं। उसको अगर घर वाले कह रहे हैं कि जा बाजार से सामान लेके आ जा, जा आलू लेके आ जा 1 किलो, तो उसको लगता है कि देखो कितनी जिम्मेदारी का काम दिया मेरे को, मुझे बोला गया ये काम करने के लिए। जबकि ऐसा वास्तव में होता नहीं है, वो अभी भी बालक ही होता है, लेकिन उसको पता नहीं होता इस बात का। इसलिए रॉस बाबू ने इस अवस्था को, बाल्यावस्था को, मिथ्या परिपक्वता की, स्यूडो मैच्योरिटी की अवस्था कहा। ठीक है, मिथ्या परिपक्वता, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था इसे रॉस बाबू ने कहा। और मिथ्या परिपक्वता का मतलब है स्यूडो मैच्योरिटी। किसके द्वारा कही गई ये बात? ये बात कही गई है जे.एस. रॉस द्वारा। ये स्टेटमेंट एक बार 2015 में पूछा गया है कि मिथ्या परिपक्वता की अवस्था किसने कहा बाल्यावस्था को? रॉस का कथन है ये। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर आपको ये बात समझ में आ गई कि ये उत्तर बाल्यावस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो हमने देखी। अब आइए इन विशेषताओं को समझते हुए उत्तर बाल्यावस्था से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने की कोशिश करते हैं। देखो, इस अवस्था में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। नई खोज करना और घूमना, यह प्रवृत्ति इस अवस्था में बढ़ जाती है। अब ये कौन सी अवस्था है बताओ आप? शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। उत्तर सिंपल सा है, हमने इसको पढ़ा भी है अभी अभी, उत्तर बाल्यावस्था। अब यहां पर एक चीज है, आप देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं कि सर नई खोज तो बच्चा इधर भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, अगर दोनों चीजें आ जाएं तो क्या करना है? तो आप हमेशा याद रखिए कि एग्जामिनर आपको फेल करने के लिए पेपर नहीं बना रहा है, वो आप में से बेस्ट को छांटने के लिए पेपर बना रहा है। ये बात आपकी सच है कि हमने अन्वेषण नाम का एक विशेषता के अंदर खंड पढ़ा था पूर्व बाल्यावस्था में, और नई खोज करना को आप अन्वेषण कह सकते हो, नई खोज करना को आप अन्वेषण कह सकते हो, एक्सप्लोरेशन को। तो नई खोज करने की व्यवस्था तो पूर्व बाल्यावस्था में भी होती है, लेकिन आप क्या कहीं ऑप्शन में पूर्व बाल्यावस्था देख रहे हो? नहीं देख रहे। एग्जामिनर जानता था कि अगर पूर्व बाल्यावस्था ऑप्शन दे दिया तो हो सकता है बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, इसीलिए उसने ऑटोमेटिकली इस चीज को कहा। और जब पूर्व बाल्यावस्था में नई खोज करने की प्रवृत्ति आ जाती है तो जाहिर सी बात है उत्तर बाल्यावस्था में भी तो रहती है। उत्तर बाल्यावस्था में जाहिर सी बात है बच्चा क्रियाविधि जानने की कोशिश करता है। उसको आप कोई मोबाइल का या कोई ऐसा कोई वीडियो गेम टाइप का लाके दो, वो उसको तोड़ ताड़ के देखेगा कि इसमें क्या होता है। तो कार्यविधि को जानने की जो प्रक्रिया होती है वो भी एक तरह से नई खोज करने से ही संबंधित है, और वो इसी अवस्था में होती है। दूसरा क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? सामान्य खेलों के लिए शारीरिक कुशलताएं सीखना, बिल्कुल सामान्य खेलों की शारीरिक कुशलताएं व्यक्ति इस वक्त सीखने लग जाता है। व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना, हाँ, अपने हमउम्र बालकों के साथ, पीयर ग्रुप्स के साथ या फिर समूह के साथ रहना। पीयर ग्रुप्स कहते हैं, पीयर ग्रुप का मतलब वो लोग जो आपके बराबर की आयु के हों। लेकिन बी ऑप्शन कह रहा है कि पुरुषोचित और स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को निभाना। नहीं, इस अवस्था में पुरुषोचित स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाएं व्यक्ति नहीं निभाता। वो तो यहां तक कि समलैंगिक व्यवहार रखता है। बालक बालकों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, बालिकाएं बालिकाओं के साथ ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करती हैं। तो इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी। अब आइए इससे हम यात्रा को आगे ले जाते हैं और अंतिम अवस्था के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जो कि है किशोर अवस्था।
किशोरावस्था पे मैं ज्यादा डिटेल में आपको बातें नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि किशोरावस्था से जुड़े हुए प्रश्न हमारे कोर्स में पूछे जाने की संभावना शून्य के लगभग है, क्योंकि हमारे कोर्स का जो एक तरह से स्ट्रक्चर है वो डिजाइंड ही पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और शैशवावस्था के बच्चों के लिए किया गया है। लेकिन फिर भी हमें जानना चाहिए किशोरावस्था की विशेषताओं को, तो आइए कुछ चुनिंदा विशेषताओं को जान लेते हैं। किशोरावस्था, एडोलेसेंस, ठीक है। एडोलेसेंस कहां से कहां तक? 12 से 18 वर्ष। किशोरावस्था जो शब्द है वो एक लैटिन भाषा के शब्द से आया है जिसका मतलब होता है एडोलेसियर। एडोलेसियर, और इसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। और बढ़ना, टू ग्रो अप टू मैच्योरिटी, परिपक्वता की ओर बढ़ना। एक महान मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम होता है जी स्टैनले हॉल। उन्होंने सबसे ज्यादा किशोरावस्था पर शोध किए हैं, रिसर्च किया है, अध्ययन किया है। और स्टैनले हॉल की एक पुस्तक है एडोलेसेंस। उसी एडोलेसेंस पुस्तक से ये एडोलेसेंस नाम दिया गया है। उन्होंने एक बात कही है किशोरावस्था के लिए कि यह संघर्ष, तनाव, तूफान और विद्रोह की अवस्था है। संघर्ष, तनाव, तूफान और विद्रोह की अवस्था है। इस अवस्था के बारे में और भी बहुत से कथन हैं जिनको समझा जा सकता है, जैसे हेडो कमेटी। इंग्लैंड में जो हेडो कमेटी एडोलेसेंस की अध्ययन के लिए तैयार हुई थी, उस हेडो कमेटी का कथन था कि 11-12 वर्ष की उम्र में बच्चों के शरीर में एक ज्वार उठना प्रारंभ हो जाता है, नसों में एक ज्वार उठना प्रारंभ हो जाता है, और अगर उसका सही समय पर उपयोग किया जाए, उसको सही दशा दी जाए, तो उससे व्यक्ति से या उस व्यक्ति को बहुत ही सकारात्मक और सृजनात्मक कार्यों की ओर हम मोड़ सकते हैं। तो ये हेडो कमेटी का भी एक कथन है। ऐसे कई मनोवैज्ञानिकों के कथन है। कुछ लोग इसको, किशोरावस्था को अपराध प्रवृत्ति के विकास की अवस्था कहते हैं, जैसे वैलेंटाइन का कथन है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का कथन है। कॉलसेनिक मानते हैं कि किशोर प्रौढ़ों को अपने विकास में बाधा मानता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के कथन कहे जा सकते हैं, पढ़े जा सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड चीजों को समझना है, क्योंकि ये हमारे डिस्कोर्स का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है। आइए अब किशोरावस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो शारीरिक विकास, की पूर्णता, परिपक्वता, की अवस्था। शारीरिक विकास की पूर्णता की अवस्था है, परिपक्वता है, क्योंकि कामांग भी पूर्ण हो चुके हैं, परिपक्व हो चुके हैं व्यक्ति के, ठीक है। इस अवस्था में समवयस्कों का प्रभाव होता है। समवयस्कों का प्रभाव दृष्टिगत होता है। दृष्टिगत होता है। समवयस्क यानी उसके जो पीयर ग्रुप्स हैं, उनका प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। जैसा कि स्टैनले हॉल ने कहा कि संघर्ष, तनाव, तूफान और विद्रोह की अवस्था है, इसीलिए अक्सर ये बच्चा इस अवस्था में विद्रोही प्रवृत्ति का हो जाता है। विद्रोही
प्रवृत्ति व संवेगात्मक अस्थिरता। बच्चों को अक्सर इस अवस्था में परेशान देखा जाता है कि क्या करें क्या नहीं करें, कॉमर्स लें साइंस लें, तो व्यवसाय का संकट इस अवस्था में रहता है। व्यवसाय का संकट। इस अवस्था में बालक अपनी स्वतंत्र पहचान बनाना चाहता है, तो इसे पहचान का संकट के नाम से भी जानते हैं। हालांकि पहचान के संकट पर हम विस्तार से बात करेंगे एरिक एरिक्सन का जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है उसके अंतर्गत। तो लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि पहचान का संकट इस अवस्था में रहता है, आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस इस अवस्था में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इसी अवस्था में बालक के अंदर वीर पूजा की भावना का उदय होता है। वीर पूजा की भावना, हीरो वर्शिप। व्यक्ति किसी के विचार आदर्श उनसे प्रभावित होकर बिल्कुल उनके जैसा बनने की या करने की कोशिश करता है। इसी वीर पूजा के साथ साथ आप इस अवस्था में एक देख सकते हैं कि सामूहिकता का, आदर्शवाद का भाव देखने को मिलता है। आदर्शवाद का भाव। आइडियलिज्म। इस अवस्था में बालक प्रौढ़ों को अपने विकास में बाधा मानता है और इसी कारण मां बाप से एक तरह का विद्रोह होता है। तो प्रौढ़ों को विकास में बाधा मानना, विकास में बाधा समझना कि मां बाप तो एक तरह का हर्डल है, एक तरह की बाधा है। कामोत्तेजना फिर से जागती है, इसलिए विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण देखने को मिलता है। मैं बता रहा हूं एक बार आपको हल्का सा आइडिया हो जाए। प्रति आकर्षण देखने को मिलता है। और एक विशेष प्रकार का अहम केंद्रवाद डेविड एलकाइंड उसके बात करते हैं। तो एक विशेष प्रकार का स्वकेंद्रित व्यवहार, अहम केंद्रवाद भी देखने को मिलता है। बस ये आपको कुछ चीजें हैं जो मोटे मोटे तौर पर याद रखनी है किशोरावस्था के बारे में। अब आइए एक बार किशोरावस्था की इन महत्वपूर्ण विशेषताओं को और पूर्व बाल्यावस्था की, माफ कीजिएगा, उत्तर बाल्यावस्था की इन महत्वपूर्ण विशेषताओं को देखने की कोशिश करते हैं जो हमने इस वीडियो में समझी। सबसे पहले हमने उत्तर बाल्यावस्था को जाना खेलने की अवस्था के बारे में के रूप में, प्ले एज, विद्यालय की अवस्था, स्कूल एज, गैंग एज, टोली अवस्था, उत्पाती अवस्था, माँ बाप के लिए है ये, ट्रबलसम एज, गंदी अवस्था क्योंकि गंदगी में रहता है, नाजुक अवस्था उपलब्धि अभिप्रेरण के दृष्टिकोण से 6 से 9 वर्ष का संचयन काल है और 9 से 12 का परिपाक अवस्था है। विकास अपेक्षाकृत मंद गति से होगा, समूह की प्रवृत्ति का विकास होगा, बहिर्मुखी प्रवृत्ति हो जाएगी, समूह के साथ खेलते हैं, खेल के नए नियम बनाते हैं, समूह के सदस्यों द्वारा स्वीकृति के लिए लालायित रहते हैं, लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाती है, संग्रहण करने की जो एक प्रवृत्ति है वो इसमें आती है, निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति, नई खोज करने की प्रवृत्ति रहती है, काम प्रवृत्ति इस वक्त सुप्त रहती है, आत्मनिर्भरता की इसमें भावना जगती है जिसको रॉस ने मिथ्या परिपक्वता के नाम से संबोधित किया था। इसको लेकर हमने कुछ प्रश्न भी देखे थे और फिर हमने बात करी किशोरावस्था की जिसको एडोलेसेंस कहा जाता है, परिपक्वता की ओर बढ़ना। उसके बाद हमने किशोरावस्था की विशेषताएं देखी, शारीरिक विकास की पूर्णता या परिपक्वता की अवस्था, समवयस्कों का प्रभाव इस अवस्था में होता है, विद्रोही प्रवृत्ति या संवेगात्मक अस्थिरता देखने को मिलती है, व्यवसाय का संकट इस अवस्था में बालक में होता है, पहचान का संकट होता है, वीर पूजा की भावना, आदर्शवाद का भाव, प्रौढ़ों को अपने विकास में बच्चा बाधा समझता है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण इस अवस्था में देखने को मिलता है, स्व केंद्रित व्यवहार और आत्म केंद्रित व्यवहार देखने को मिलता है। प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर हम विकास की अवस्थाओं को खत्म कर चुके हैं। अब अगली वीडियो में हम विकास के महत्वपूर्ण आयाम समझेंगे।
जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आयाम है जिनसे प्रश्न बनने की संभावना रहती है, उसमें शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, मनोसामाजिक विकास है और नैतिक विकास है। इनको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम वंशक्रम और वातावरण की भूमिका को जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस वीडियो लेक्चर से जुड़े। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। नमस्कार।